नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम अरस्तु के राजनीतिक चिंतन को समझने का प्रयास करेंगे। अरस्तु के राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए यह हमारा पहला व्याख्यान है और इस व्याख्यान के अंतर्गत हम अरस्तु का जीवन परिचय, अरस्तु की पुस्तकें और अरस्तु के द्वारा अपनाई जाने वाली अध्ययन पद्धतियों, अरस्तु के ऊपर उसके गुरु प्लेटो का प्रभाव, दोनों के मध्य क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। इसके अलावा हम यह देखेंगे कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है तथा यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि अरस्तु के राज्य की प्रकृति और स्वभाव को लेकर किस तरह का चिंतन है। अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व के अंतर्गत मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ। यानी अरस्तु का जन्म एथेंस के अंतर्गत नहीं हुआ, लेकिन अरस्तु का जो चिंतन है वो एथेंस नगर राज्य से ज्यादा प्रभावित है। अरस्तु के पिता डॉक्टर थे, मैसिडोनिया के राजा या सिकंदर के दादा के। अरस्तु 17 वर्ष की आयु के अंतर्गत एथेंस के अंतर्गत आया और एथेंस के अंतर्गत प्लेटो की शैक्षणिक संस्था अकादमी के अंतर्गत शामिल हुआ। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की प्रतिभा को लेकर के बहुत ज्यादा प्रभावित था और अरस्तु की कुशल बुद्धि को से प्रभावित होकर के प्लेटो अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहता था। 347 ईसा पूर्व के अंतर्गत प्लेटो की मृत्यु हो जाती है और अरस्तु एथेंस छोड़ करके चला जाता है। इसके पश्चात 346 ईसा पूर्व के अंतर्गत सिकंदर के पिता के द्वारा जब मैसिडोनिया के अंतर्गत अरस्तु को आमंत्रित किया जाता है तो अरस्तु मैसिडोनिया चला जाता है और सिकंदर का गुरु बनना स्वीकार करता है। 334 ईसा पूर्व के अंतर्गत अरस्तु वापस एथेंस लौटता है और एथेंस लौटने पर वो एथेंस के अंतर्गत एक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करता है जिसे लीसियम या लाइसियम के नाम से जाना जाता है। यानी लीसियम या लाइसियम क्या है? यह अरस्तु द्वारा एथेंस के अंतर्गत स्थापित शैक्षणिक संस्था थी। प्लेटो की शैक्षणिक संस्था का नाम अकादमी था। 323 ईसा पूर्व के अंतर्गत सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और एथेंस के अंतर्गत जो मैसिडोनिया से प्रभावित जो दल था, यानी जो सिकंदर का सपोर्ट करने वाला दल था, उसका भी पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु पर एथेंस के अंतर्गत धार्मिक प्रार्थनाओं के अपमान का आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा लोगों के बलिदान को अपमानित करने का आरोप लगाया जाता है और अरस्तु के साथ में उसी तरह की घटना दोहराने का समय आ जाता है जिस तरह की घटना सुकरात के साथ में हुई थी। तो इस घटना से आहत होकर के अरस्तु एथेंस छोड़कर कैलसिस भाग जाता है और अरस्तु भागते समय यह कहता है कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के खिलाफ दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। यानी पहली बार एथेंस वासियों ने किसके खिलाफ अपराध किया? सुकरात के खिलाफ अपराध किया। यानी सुकरात के ऊपर वहां का जो लोकतांत्रिक सरकार थी उन्होंने यह आरोप लगाया कि सुकरात ने वहां की देवी देवताओं को अपमानित करने का काम किया, युवाओं को पथ भ्रष्ट करने का काम किया और इस तरह का आरोप लगा करके सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो अरस्तु कैलसिस भागते समय यह कहता है कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के खिलाफ दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। 382 ईसा पूर्व के अंतर्गत अरस्तु की कैलसिस के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है। अरस्तु की पुस्तकें। अरस्तु ने अनेक पुस्तकों की रचना की जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है द पॉलिटिक्स। अरस्तु के राज्य संबंधी या राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जितने भी विचार हैं वह द पॉलिटिक्स के अंतर्गत है। इसके अलावा अरस्तु की पुस्तकों में निकोमाकियन एथिक्स, निकोमाकियन यह अरस्तु के पिताजी का भी नाम था, यूडिमिनियन एथिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस और रिटोरिक यह महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां।
अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, उद्देश्य परक यानी टेलियोलॉजिकल पद्धति और सादृश्य मूलक यानी एनालॉजिकल मेथड्स का अपने अध्ययन के अंतर्गत इस्तेमाल किया। हमने देखा कि प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति यानी डिडक्टिव पद्धति का इस्तेमाल किया था। डिडक्टिव पद्धति के अंतर्गत जो अध्ययन करने का तरीका होता है वह सामान्य से विशेष की ओर होता है, यानी जो डिडक्टिव मेथड है उसके अंतर्गत दर्शन के ऊपर बल दिया जाता है, तथ्यों की व्याख्या या विश्लेषण के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि आगमनात्मक यानी जो इंडक्टिव मेथड से, इस मेथड के अंतर्गत जो अध्ययन करने का तरीका है वह विशेष से सामान्य की ओर होता है, यानी इसके अंतर्गत पहले तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, फिर उन तथ्यों का विश्लेषण करके व्याख्या करके कोई निष्कर्ष निकाला जाता है और ऐसा निष्कर्ष है वो वैज्ञानिकता के पैमाने पर खरा उतरता है। तो जहां प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया, वहीं अरस्तु ने अपने चिंतन के अंतर्गत आगमनात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया। तुलनात्मक पद्धति का भी इस्तेमाल किया। तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत दो या दो से ज्यादा वस्तुओं की तुलना पर बल दिया जाता है। अरस्तु ने अपनी चिंतन के अंतर्गत, अपने अध्ययन के अंतर्गत 158 नगर राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया। इसके अलावा अरस्तु ने ऐतिहासिक पद्धति का भी इस्तेमाल किया। अरस्तु ने इतिहास के उदाहरणों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। टेलियोलॉजिकल या उद्देश्य परक पद्धति, उद्देश्य परक या टेलियोलॉजिकल मेथड्स का मतलब ये होता है कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई निश्चित उद्देश्य होता है जिसको लेकर के वह वस्तु है वो अस्तित्व के अंतर्गत रहती है। तो अरस्तु ने भी अपने चिंतन के अंतर्गत टेलियोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया और ये बताने का प्रयास किया कि जो राज्य का उद्देश्य है वो है अच्छे लोगों का निर्माण करना, लोगों के अंतर्गत सद्जीवन की प्राप्ति करना, लोगों के अंतर्गत नैतिकता के मानदंडों का विकास करना। तो इस तरीके से अरस्तु ने अपने अध्ययन के अंतर्गत टेलियोलॉजिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा अरस्तु ने एनालॉजिकल यानी सादृश्य मूलक पद्धति का इस्तेमाल किया। सादृश्य मूलक पद्धति का मतलब होता है कि दो वस्तुओं के मध्य समानताओं को दिखाने का प्रयास करना। तो अरस्तु ने भी अपनी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए इस एनालॉजिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल किया। तो ये अरस्तु की पुस्तकें और उसकी अध्ययन पद्धतियां हैं जिसका अरस्तु ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत इस्तेमाल किया। अब हम देखेंगे कि अरस्तु के ऊपर उसके गुरु प्लेटो का क्या प्रभाव है। अरस्तु और प्लेटो दोनों ही प्राचीन यूनान के महत्वपूर्ण विचारक थे और प्लेटो के दर्शन को अरस्तु ने तर्क बुद्धि के साथ वैज्ञानिक मोड़ देने का प्रयास किया। यानी सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य अरस्तु। तो प्लेटो ने किस तरह का चिंतन विकसित किया? प्लेटो का जो चिंतन था वह आदर्शवादी चिंतन था। हमने प्लेटो के व्याख्यान के अंतर्गत जब देखा तो प्लेटो ने यह कल्पना की कि दार्शनिक राजाओं का जब शासन होगा, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद होगा, तो इस तरह का राज्य है वो आदर्श राज्य होगा और इस तरह के आदर्श राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्थिरता है वो प्राप्त की जा सकती है। इस तरह के चिंतन के ऊपर हम दर्शन का या आदर्श का प्रभाव है वो प्लेटो का देख सकते हैं। लेकिन जब अरस्तु ने अपना चिंतन विकसित किया तो प्लेटो के चिंतन से हालांकि अरस्तु प्रभावित तो था, लेकिन प्लेटो का जिस तरह का आदर्शवादी अध्ययन था उसका लकीर का फकीर अरस्तु नहीं बना। तो प्लेटो के दर्शन को अरस्तु ने तर्क बुद्धि के साथ वैज्ञानिक मोड़ देने का प्रयास किया। यानी प्लेटो की जिस तरह का दर्शन था उसको वैज्ञानिकता के साथ किसने जोड़ा? अरस्तु ने जोड़ा। माइकल फॉस्टर इस संबंध में ये लिखते हैं कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। यानी माइकल फॉस्टर क्या कहते हैं? माइकल फॉस्टर ये कहते हैं कि अरस्तु के अंतर्गत जितना प्लेटो का प्रभाव देखने को मिलता है उतना किसी अन्य विद्वान का प्रभाव है वो
नहीं है। यानी प्लेटो का जितना गहरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है उतना उसके अतिरिक्त शायद किसी और के ऊपर नहीं है। तो माइकल फॉस्टर क्या कहते हैं? माइकल फॉस्टर कहते हैं कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। सेबाइन के अनुसार सेबाइन ये कहते हैं कि अरस्तु प्लेटो का अत्यधिक ऋणी है। यानी यूनान के अंतर्गत स्वतंत्र राजनीतिक दर्शन या चिंतन का विकास किसने प्रारंभ किया? प्लेटो ने ही प्रारंभ किया। और उसको आगे वैज्ञानिक मोड़ देने का प्रयास किसने किया? उसके शिष्य अरस्तु ने किया। दोनों के मध्य क्या समानताएं हैं? प्लेटो और अरस्तु दोनों ही राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं। दोनों का ये मानना है कि राज्य स्वाभाविक संस्था है, राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, जैसा कि सोफिस्ट विद्वानों ने माना था। सोफिस्ट विद्वानों का ये मानना था कि राज्य एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, जबकि प्लेटो और अरस्तु दोनों ने इस बात को नकार दिया और दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था है, जिसका निर्माण है वह व्यक्ति, परिवार और गांव से मिलकर के हुआ है। इसके अलावा दोनों का ये मानना है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि आत्मनिर्भर है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं है। राज्य एक नैतिक समुदाय है। दोनों का ये मानना था कि राज्य का जो उद्देश्य है वह है व्यक्तियों के अंतर्गत नैतिक मानदंडों का विकास करना। इसके अलावा प्लेटो और अरस्तु दोनों के चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वह है यूनानी नगर राज्य। दोनों ने ही जिस तरह का चिंतन विकसित किया वो यूनानी नगर राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था और वहां की व्यवस्था के ऊपर आधारित है। दोनों की जो मुख्य चिंता थी वह यह थी यूनानी नगर राज्यों की राजनीतिक अस्थिरता। दोनों ने जिस तरह का चिंतन प्रस्तुत किया उसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि यूनानी नगर राज्यों के अंतर्गत राजनीतिक जो अस्थिरता है उसको कैसे समाप्त किया जाए और राजनीतिक स्थिरता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही मनुष्य को राजनीतिक प्राणी मानते हैं, जिसका पूर्ण विकास राज्य की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से ही संभव है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही लोकतंत्र के आलोचक थे। दोनों ने ही डेमोक्रेसी की आलोचना की और ये कहा कि शासन करना एक विशेष प्रकार की कला है। किसी भी व्यक्ति को शासन व्यवस्था का संचालन करने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी कुछ विशेष व्यक्तियों को ही दी जा सकती है। तो शासन करने का अधिकार समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथ में ही होना चाहिए। ये प्लेटो और अरस्तु दोनों का ही मानना था। जहाँ प्लेटो का ये मानना था कि शासन व्यवस्था का संचालन है वो दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाना चाहिए, वहीं अरस्तु का ये मानना था कि शासन व्यवस्था संचालन करने का अधिकार स्वतंत्र नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए, जिनके पास में अवकाश हो और सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत भागीदारी करने का उनके अंतर्गत विवेक हो। तो दोनों ने ही लोकतंत्र की आलोचना की और शासन करने का अधिकार समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही सौंपने का समर्थन किया। इसके अलावा प्लेटो और अरस्तु दोनों को ही दास प्रथा का समर्थक माना जाता है। अरस्तु के चिंतन को तो अगर हम देखते हैं तो अरस्तु ने तो दास प्रथा का खुला समर्थन किया है। हालांकि प्लेटो ने दास प्रथा का खुल्ला समर्थन नहीं किया है, लेकिन प्लेटो के चिंतन के अंतर्गत दास प्रथा का कहीं पर भी कोई विरोध भी नहीं किया गया है। तो ये माना जाता है कि प्लेटो ने दास प्रथा का अगर विरोध नहीं किया, तत्कालीन समय में हम अगर देखें यूनान के अंतर्गत तो दास प्रथा बड़े पैमाने के अंतर्गत प्रचलित थी, लेकिन प्लेटो ने अपने चिंतन के अंतर्गत दास प्रथा का किसी भी रूप में खंडन नहीं किया। तो ये माना जाता है कि प्लेटो दास प्रथा का मौन समर्थक विद्वान है। अब हम ये देखेंगे कि प्लेटो और अरस्तु दोनों के मध्य कौन कौन सी असमानताएं हैं। जहाँ प्लेटो आदर्शवादी विद्वान है, वहीं अरस्तु यथार्थवादी विद्वान है। प्लेटो के चिंतन के अंतर्गत आदर्शवाद बहुत ज्यादा प्रभावी है। जब वो आदर्श राज्य की बात करता है, जब वो दार्शनिक राजा के शासन की बात करता है, जब वो परिवार और पत्नियों के साम्यवाद की बात करता है, तो इस तरह की जो अवधारणा है प्लेटो की, वह आदर्शवादी अवधारणा है।
जबकि अरस्तु प्लेटो के इस तरह के आदर्श राज्य की अवधारणा का खंडन करता है और अरस्तु जिस तरह का राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत करता है वह चिंतन यथार्थवाद के ऊपर आधारित है, व्यवहारिकता के ऊपर आधारित है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति डिडक्टिव थी, निगमनात्मक थी, जबकि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो आगमनात्मक थी, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी समय पहले की। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह दार्शनिकों का शासन है, जबकि अरस्तु ने कानून के शासन का समर्थन किया और यह कहा कि आदर्श राज्य ऐसा राज्य होगा जिसके अंतर्गत नागरिकों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। यानी प्लेटो के आदर्श राज्य के अंतर्गत दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन किया गया है, जबकि अरस्तु के जो राज्य है वह आदर्श की बजाय व्यवहारिकता पर आधारित है और अरस्तु ये मानता है कि जो आइडियल स्टेट होगा, जो प्रैक्टिकल स्टेट होगा, उसके अंतर्गत कानून का शासन होना चाहिए और शासन व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। जहां प्लेटो साक्षर वर्ग के लिए संपत्ति एवं स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थक है, वहीं अरस्तु इसकी निंदा करते हुए व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार रखने का समर्थन करता है। प्लेटो ये मानता है कि आदर्श राज्य के अंतर्गत संरक्षक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास में किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति भी नहीं होगी और उनके पास में अपनी निजी पत्नियां भी, अपना निजी परिवार भी नहीं होगा। यानी संरक्षक वर्ग का सार्वजनिक संपत्ति होगी और सार्वजनिक ही उनका परिवार होगा। लेकिन अरस्तु इस बात की आलोचना करता है, अपने गुरु प्लेटो के इस तरह के विचारों का खंडन करता है और ये कहता है कि अगर व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत परिवार नहीं होगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है वो भी करना संभव नहीं है और नैतिक मूल्यों का जो पालन है, नैतिक मूल्यों का विकास है वो भी संभव नहीं है। तो जहां प्लेटो संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति एवं स्त्रियों के साम्यवाद का समर्थन करता है, वहीं अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार का समर्थन करता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक कहने के पीछे कौन कौन से कारण हैं? मैक्सी ये लिखता है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। जिस तरह प्लेटो राजनीतिक दर्शन का संस्थापक था, ठीक उसी तरह अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक था। यानी प्लेटो का चिंतन अगर हम देखें तो पाश्चात्य जगत के अंतर्गत राजनीतिक दर्शन की शुरुआत व्यवस्थित रूप से करने वाला कोई अगर विद्वान प्रथम था तो वह था प्लेटो। लेकिन इस तरह के राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिकता का रूप किसने दिया? इस तरह के राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिकता का रूप देने वाला प्रथम विद्वान है वो अरस्तु था। इसलिए प्लेटो को पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का जनक माना जा सकता है, वहीं अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु ने ही सबसे पहले राज्य या सरकार से संबंधित समस्याओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया और राज्य या सरकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो यह एक मुख्य कारण था जिसके आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके अलावा अरस्तु ने अपने चिंतन के अंतर्गत आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल किया जो कि वैज्ञानिकता पर आधारित है और आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन करने का तरीका अपनाया जाता है। तथ्यों का संकलन किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है, उनका पर्यवेक्षण किया जाता है, उसका विश्लेषण करके उसके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह की आगमनात्मक पद्धति है, यह भी सर्वप्रथम किसने अपनाई? अरस्तु ने अपने चिंतन के अंतर्गत अपनाई, जो कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहलाने के लायक बनाती है। इसके अलावा अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल किया। इसने 158 नगर राज्यों के संविधानों की केस हिस्ट्री तैयार की और इनका तुलनात्मक अध्ययन करके पॉलिटिक्स के अंतर्गत अपने राज्य से संबंधित या सरकार से संबंधित जो विचार है वो प्रस्तुत किए। अरस्तु का अध्ययन अनुभव मूलक है, यथार्थवादी अध्ययन है। अरस्तु ने
राजनीति शास्त्र एवं नीति शास्त्र को अलग अलग करने का भी प्रयास किया। हालांकि पूर्ण रूप से राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र को अरस्तु भी अलग नहीं कर पाया और अरस्तु ने राज्य का जो उद्देश्य माना वह उद्देश्य क्या है, वह नैतिक उद्देश्य ही माना। तो इन सभी कारणों की वजह से सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण, आगमनात्मक पद्धति का इस्तेमाल, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल, अनुभव मूलक एवं यथार्थवादी अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करने का प्रयास करना, ये सभी जो कारण है वो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक बनाते हैं। इसलिए हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक के रूप में जानते हैं। राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस के रूप में अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा दी। अरस्तु ये लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध मानव जीवन के साध्य यानी उद्देश्य से है। अन्य सभी अगर विज्ञानों को हम देखें तो वो मानव जीवन के लिए केवल उपयुक्त साधन प्रदान करते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान को अगर हम देखें तो अरस्तु ये कहता है कि राजनीति विज्ञान साध्य या उद्देश्य प्रदान करता है। साध्य या उद्देश्य क्या है? अच्छा जीवन व्यतीत करना। और अरस्तु ये कहता है कि अच्छा जीवन कहाँ व्यतीत किया जा सकता है? राज्य के अंतर्गत ही व्यतीत किया जा सकता है। मनुष्य का शुभ कहाँ प्राप्त किया जा सकता है? राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त किया जा सकता है। और राजनीति शास्त्र का भी उद्देश्य क्या है? राजनीति का शास्त्र भी उद्देश्य राज्य के अंतर्गत मनुष्य का भला करना, मनुष्य का अच्छा जीवन बनाना, जिसके आधार पर मनुष्य अपने नैतिक जीवन के अनुसार अपनी जो जीवन पद्धति है उसको संवार सके। तो अरस्तु राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस के रूप में पुकारता है और यह कहता है कि अन्य विषय जो अन्य विज्ञान है वो तो केवल साधन प्रदान करते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान है वो अपने आप में साध्य प्रदान करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान है वो सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस के रूप में है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु राज्य को स्वाभाविक समुदाय मानता है। अरस्तु ये कहता है कि मनुष्य प्रकृति से ही राजनीतिक या सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के अनुसार जो मनुष्य राज्य से बाहर रहता है वह या तो देवता है या फिर पशु है। यानी अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु ये कहता है कि राज्य क्या है? राज्य एक स्वाभाविक या प्राकृतिक समुदाय है और मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक या सामाजिक प्राणी है जो कि राज्य से बाहर रह ही नहीं सकता। अगर कोई मनुष्य राज्य से बाहर रहता है या रहने का दावा करता है तो वो फिर मनुष्य नहीं हो सकता। वो क्या होगा? या तो फिर देवता होगा या फिर वो पशु की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। राज्य सर्वोपरि समुदाय। अरस्तु कहता है कि अन्य समूहों की तुलना में राज्य सर्वोच्च है और इस सर्वोच्चता के दो कारण अरस्तु अपनी किताब पॉलिटिक्स के अंतर्गत बताता है। अरस्तु यह कहता है कि राज्य के अभाव में अन्य कोई समुदाय अस्तित्व के अंतर्गत नहीं रह सकता या पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। अन्य सभी समुदायों का उद्देश्य मानव जीवन की किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति करना होता है, जबकि राज्य का जो उद्देश्य है वह मानव जीवन को शुभ बनाना है। यानी जो राज्य का उद्देश्य है वो क्या है? वह है मनुष्य का जीवन आसान बनाना, मनुष्य का जीवन नैतिक बनाना, जबकि बाकी सभी समुदाय है वो किसी न किसी विशेष उद्देश्य को लेकर ही बने होते हैं, जबकि राज्य का जो उद्देश्य है वह व्यापक उद्देश्य है और यही कारण है कि राज्य है वो एक सर्वोपरि समुदाय के रूप में है। अरस्तु कहता है कि राज्य का जो स्वरूप है वो ऑर्गेनिक है, आंगिक है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अरस्तु राज्य की तुलना है वो शरीर से करता है। जिस तरीके से शरीर से अलग किसी अंग की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी तरीके से राज्य से अलग भी व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि पूर्ण जो चीज होती है, पूर्ण से पहले उसके अंश की कल्पना नहीं की जा सकती। और राज्य क्या है? राज्य एक पूर्ण समुदाय है और अंश क्या है? व्यक्ति उसके अंश है। राज्य का निर्माण किससे होता है? राज्य का निर्माण व्यक्तियों से,
परिवार से और गांव से मिलकर के होता है। अरस्तु कहता है कि राज्य है वो व्यक्ति से पूर्व है। यह कथन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अरस्तु जब ये बात कहता है तब वो ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं कहता है, बल्कि तार्किक दृष्टि से इस बात को समझाने का प्रयास करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से तो अगर देखें तो राज्य से व्यक्ति पहले आता है, लेकिन अरस्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इस बात को नहीं समझाता, बल्कि अरस्तु तार्किक दृष्टि से, तर्क के माध्यम से, विवेक के माध्यम से इस कथन को समझाने का प्रयास करता है। अरस्तु कहता है कि जब हम संपूर्ण की बात करते हैं और अंश की बात करते हैं तो पहले क्या आता है, पहले संपूर्ण आता है। जैसे हम शरीर की बात करें और उसके अंगों की बात करें तब पहले क्या आएगा, पहले तो शरीर आएगा। शरीर होगा तभी तो अंगों की कल्पना की जा सकती है, शरीर से अलग अंगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक उसी तरीके से राज्य अपने आप में क्या है, राज्य अपने आप में संपूर्ण है और व्यक्ति उसके अंग है। तो पहले कौन आएगा, पहले राज्य आएगा और व्यक्ति है वो उसके बाद में आता है। तो अरस्तु ये कहता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, इसलिए ही व्यक्ति एक राजनीतिक या सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति राज्य से अलग रह ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति राज्य से अलग रहता है तो फिर वो या तो पशु की श्रेणी में आएगा, फिर या तो वो ईश्वर की श्रेणी में आएगा, मनुष्य की श्रेणी में वह नहीं आ सकता। इसके अलावा अरस्तु राज्य को एक आत्मनिर्भर समुदाय मानता है। वो कहता है कि राज्य एक नैतिक समुदाय है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों के अंतर्गत नैतिकता का विकास करना। यह कथन अरस्तु का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि राज्य का जन्म तो जीवन को संभव बनाने के लिए हुआ, लेकिन जीवन को शुभ बनाने के लिए राज्य अस्तित्व के अंतर्गत है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई ताकि व्यक्ति का जो जीवन है उसको संभव बनाया जा सके। लेकिन व्यक्ति के जो जीवन है उसको शुभ बनाना, उसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाना, इसके लिए राज्य अस्तित्व के अंतर्गत बना हुआ है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत राज्य के लिए कायोनोनिया शब्द का इस्तेमाल किया है। कायोनोनिया शब्द का मतलब यह है कि राज्य एक ऐसा समुदाय है जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने अरस्तु के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत उसके जीवन परिचय, पुस्तकें, अध्ययन पद्धतियां, अरस्तु और प्लेटो के मध्य समानता असमानता, अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में राजनीति विज्ञान को उसने सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा क्यों दी, और अरस्तु के राज्य संबंधी विचार क्या है और राज्य का स्वरूप और प्रकृति किस तरह की है, इन बातों को पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत समझने का प्रयास किया। पार्ट 2 के अंतर्गत अरस्तु के अन्य विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।